दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। मुर्दों का डरावना रास्ता। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सबको रास्ता तय करना होता है, और सफ़र के बाद मिलने वाली मंजिल अगर हमारी मनचाही हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। और क्या होगा अगर सफ़र समाप्ति ना हो? क्या होगा अगर रास्ता अनंत हो? क्या होगा अगर आप उस रोड पर निकल पड़े हो जो रास्ता आपकी मौत की ओर जाता हो? हम चलते ना समाप्त होने वाले सड़क की तरफ। वीना और उसके 7 दोस्त अमीर बाप के बिगड़े हुए लड़के थे। उन्हें ना गरीबों की परवाह थी, ना ही फिक्र। उनका जो मन करता था वो करते। उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं था। लेकिन कभी कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आता जरूर है, कभी जल्दी तो कभी देर से ही सही। एक रात में वीने और उसके दोस्त पास ही के गांव में चले गए। गांव में गरीबों के पास अपने मुर्दों को गाड़ने की जगह भी नहीं थी, इसलिए उन्हें गांव के सड़क के किनारे गाड़ दिया जाता था। इसी सड़क के किनारे एक बोर्ड पर लिखा हुआ था, हमें आराम से सोने दो, हम आपको आराम से सोने देंगे। जब विनय और इसके 7 दोस्त वहां पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने वो बोर्ड निकाल फेंका, और फिर जिंदा इंसानों की इज्जत ना करने वाले उन लफंगों के गुट ने मुर्दों के साथ भी यही सलूक शुरू किया। कोई कब्र पर रखे फूलों को फेंकने लगा तो कोई कब्र पर बैठकर शराब पीने लगा। कोई कब्र पर रखे पत्थर को फेंकने लगा तो किसी को कब्र पर पेशा करने का आइडिया आया। अब इन गिरी हुई हरकतों पर उनका मन भर गया तो वो आगे बढ़ गए। अभी तक जो हुआ वह विनोद को दोस्तों ने किया, पर अब किसी और की बारी थी। सारे दोस्त उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उनमें से एक को महसूस हुआ कि बहुत देर हो गई पर आगे कुछ नहीं आ रहा। उन्हें ये लग रहा है कि वे उसी रास्ते पर गोल गोल घूम रहे और वह कब्र बार बार सामने आ रही है। तभी उसमें से एक बोला, यार विनय, तुझे ये नहीं लगता कि हम यहाँ पहले भी गुजर चुके? विनय, क्या बकवास करता है, लगता है तुझे चढ़ गई। 2-3 घंटे और चलने के बाद दोस्त की नज़र घड़ी पर पड़ जाती है। उसकी घड़ी पर 7 बजे और शाम के 7 बजे तो नहीं हो सकते, मतलब यह सुबह के 7 बजे। और हम वो सब इस बात को समझ जाते हैं कि हो ना ये रोड ख़त्म हो रहा है और नई रात। वो रास्ते पर थके हारे चल रहे हैं। तभी उनके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी होगी। उनके बालों से उसका पूरा मुंह छुपा हुआ था, वह केवल उसकी एक लाल आंख नजर आ रही थी। इससे पहले वो डर के मारे भागते वो बोली, हमने कहा था कि हमें सोने दो, कहा था ना हमने। ये कहते उसने हाथ में रखा एक भाला सारे दोस्तों की तरफ फेंका। उसमें से एक के सीने में आकर लगा और उसकी मौत हो गई। घर से 8 निकले थे, अब वे केवल 7 बचे। वह वहाँ से भागने लगे तभी उनके सामने एक पिशाच आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ना तो कान था ना नाक था, उसमें एक आंख था और एक मुंह था। तभी वह पिशाच बोला, हमने कहा था ना हमें सोने दो, न न हम तुम्हें नहीं सोने देंगे। तभी वह पिशाच अपने दोनों हाथ ऊपर किए, देखते ही देखते उसके आसपास पेड़ उखड़ने लगे। वह पेड़ आकर उन दोस्तों के ऊपर गिरे। इन सब के बीच 3 और दोस्तों की मौत हो गई। अब उनमें केवल 4 ही बचे थे। चारों दोस्त तुरंत वहां से भागने लगे। सब लोग थके हुए थे, पीने के लिए पानी भी नहीं था, और रात में समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी, ना ही ये रास्ता समाप्त होने का नाम ले रहा था। विनय, हमने इन लोगों को सोते हुए परेशान करके अच्छा नहीं किया। वे इसी बात का बदला हमसे ले रहे। विनय, हाँ हाँ, इतना तो हर बेवकूफ़ समझ जाता है कि ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई सॉल्यूशन बताओ, नहीं तो मुंह खोलकर ऑक्सीजन वेस्ट मत करो। इतने में उन्होंने देखा कि रोड में एक गड्ढा हुआ है। गड्ढा बना, उसमें से एक दोस्त गड्ढे में जा गिरा। जब 3 दोस्त बचे थे, अब 3 दोस्त ही खाली केवल बाकी बचे थे। उसमें एक दोस्त बोला, क्यों ना हम अपनी गलती सुधारे? हमने जो कुछ भी इन कब्रों का किया है, अगर हम लोग उसे ठीक कर देंगे तो शायद हमारी जान बच सके। विनय कहता है, बिल्कुल ठीक है, चलते चलो। ये कहकर वह तीनों उन्हीं कब्रों की तरफ चले गए, और वे जो फूल उन्होंने फेंके थे वापस उसी कब्र पर रख दिए। जो पत्थर उन्होंने फेंके थे वो वापस वहाँ पर लगा दिए। जो शराब की बोतल कब्र पर रखी थी वो वहाँ से हटा दिया। जिस कब्र पर पेशाब की थी उसे भी उन्होंने साफ कर दिया। वे सब कह रहे थे, तभी आसमान से एक चुड़ैल उड़ती हुई आई और एक को ले गई। अब 2 ही बचे थे। दोस्त, अब हम क्या करें? विनय, हमने तो सब कुछ सुधार दिया, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। विनय, रुको, तुम्हें याद है सबसे पहले हमने वो बोर्ड निकाल कर फेंका था? दोस्त, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जाओ उसे ठीक करके वापस लगा देते। यह कहकर दोनों वापस बोर्ड को वापस लगाने लगे। तभी उनके सामने वही चुड़ैल और पिशाच आ गए।
उनकी तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर वो दोनों और तेज बोर्ड को अपनी उस पुरानी जगह पर गाड़ने लगे और इससे पहले कि चुड़ैल और पिशाच उनके सामने पहुंचे, उन्होंने बोर्ड को पुरानी जगह पर अच्छे से लगा दिया। देखते ही देखते चुड़ैल और पिशाच दोनों गायब हो गए और अब धीरे धीरे आसमान से अंधेरा जाने लगा और सुबह हो गई। बचे हुए दोनों दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गए। अब उनने सोते हुए लोगों को दोबारा कभी नहीं परेशान करने की शपथ ली। भूतिया रेलवे स्टेशन। वैशाली की दादी को शुगर है। डॉक्टरों ने उन्हें सुबह शाम टहलने की सलाह दी, इसलिए वैशाली अपनी दादी को रोजाना रेलवे स्टेशन तक घुमाने ले जाती है। वैसे तो हरिपुर गांव की रेलवे स्टेशन खाली पड़ी रहती थी, लेकिन एक दिन वैशाली और उसकी दादी को रेलवे स्टेशन पर बहुत चहल पहल दिखाई देती है। तभी दोनों को स्टेशन पर खड़ी कुछ औरतें बुलाती है। दादी देखो, हमें वो औरतें बुला रही है, चलो उसके पास कुछ बातें करते, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। इधर वैशाली के माता पिता दोनों का इंतजार कर रहे थे। दीनदयाल, माँ जी और वैशाली कहाँ रह गए? माँ, मुझे चिंता हो रही है, आप जरा देखने चले जाइए। दीनदयाल वैशाली अपनी माँ को देखने जाते, तभी वो देखते दोनों रेल की पटरियाँ पर पड़ी है। उनके सर पर चोट के निशान थे। सपना और उसके पति रमेश आज पहली बार अपने भैया दीनदयाल के घर हरिपुर जा रहे थे। सपना जी जल्दी चलिए, हरिपुर मात्र एक ट्रेन जाती है और वो छूट गई तो हम यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। रमेश, आप बस तैयार हो गया, थोड़ी खाना खा ले फिर चलते हैं। ट्रेन सपना और रमेश को रात के 11 बजे हरिपुर स्टेशन पर उतार कर चली जाती है। तभी एक अजीब सा बूढ़ा आदमी, जिसका शक्ल डरावना सा था, वह चाय और उसके लिए चाय ले उसके पास आता है और चाय के लिए पूछता है। सपना चाय के लिए मना कर देती है। दोनों कुछ और आगे बढ़ जाते हैं। अब एक और औरत उसके पास आती है। औरत के चेहरे के घाव को निशान होते और पैर उल्टे थे। उसे देखते सपना रमेश तेजी से दौड़ते हुए भागने लगते। सपना और रमेश स्टेशन के बाहर निकलते। सपना का भाई दीनदयाल वहाँ पर दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं। दीनदयाल दोनों को लेकर घर चला जाता है। तभी सपना और रमेश देखते दीनदयाल की बेटी और माँ खटिया पर पड़े हुए, उसके शरीर पर कई सर और कई जगह पर पट्टी लगी हुई है। दीनदयाल, क्या बताऊं बहन, जब से इस गांव में आए तब से हमारे घर पर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। सोचा था कि हमारे दादा परदादा यहाँ रह रहे, हमें भी बाहर से वापस आकर यहाँ रहना चाहिए। एक सप्ताह पहले दोनों रेलवे स्टेशन तक गई थी। मैंने देखा कि दोनों पटरी पर पड़ी हुई है। अगर मैं थोड़ी देर बाद पहुंचा तो उनका सारा खून बह जाता। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों ने उन्हें उठाकर फेंका हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि भला कौन हमारा दुश्मन हो सकता है। सपना, हमारे साथ भी स्टेशन पर कुछ अजीब घटनाएं हुई। जो भी मिला वह अंग्रेज साहब कह रहा था। क्यों ना हम गांव के किसी बुजुर्ग के पास जाकर स्टेशन के बारे में कुछ पूछताछ करें। रमेश, सपना, दीनदयाल तीनों गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चुन्नीलाल काका के पास पहुंचते हैं। चुन्नीलाल काका, ये घटना इतिहास में दर्ज नहीं, मेरे जैसे कुछ गिने चुने ही जानते। दीनदयाल, तुम्हारे दादा ठाकुर भीम सिंह अंग्रेजों के बंगलों में नौकरी करते थे। आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। 1940 में गांव के अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा निकला तो तुम्हारे दादा ने अंग्रेजों को खबर कर दी। वो अंग्रेजों के साथ मिल गए। तब अंग्रेजी सैनिक आए और क्रांतिकारी स्टेशन पर छिप गए। अंग्रेजों ने स्टेशन पर खूब गोला बारूद बरसाए, फिर सारे क्रांतिकारी मारे गए। तब से उनकी आत्मा स्टेशन पर भटक रही है। अगर तुम अपने परिवार की सलामती चाहते हो, स्टेशन पर शांति यज्ञ कराओ। दीनदयाल गांव के लोगों को बुलाकर घोषणा करता है। दीनदयाल, मैं अपनी जमीन गांव में एक म्यूजियम बनवाने के लिए दान करता हूं। इस म्यूजियम में उन सभी क्रांतिकारियों की स्मारक बनेगी जो 1940 में स्टेशन पर मारे गए थे। दीनदयाल गांव में म्यूजियम बनवाता है, फ्री स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाता है। उसके बाद से हरिपुर स्टेशन में डरावनी घटनाएं हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।